एंड वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 का प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं। मैंने यूनिट 3 का पूरा प्रैक्टिकल आपको करा दिया था। आई होप आप सभी ने वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देख लिया है। यूनिट 4 का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले ना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यूनिट 4 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो पूरा देख कर आना, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपको दिक्कत तो हो। देखो, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ना ये समझो कि हम जब भी कोई काम करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम यूनिट 4 के अंदर क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाना। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, डेटा। और डेटा हमें कहाँ से मिलता है, फाइल में। अब हम ना दो तरह की फाइल को यूज करते हैं, एक तो होती है एक्सेल और एक होती है सीएसवी। जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सेल फाइल को ही यूज कराया जाता है और आपके प्रैक्टिकल में भी वही आएगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस वही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी कि एक्सेल फाइल की को लोड कैसे कराते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना एक पैकेज इंस्टॉल कराना होगा अपने आर में, उसका नाम है रीड एक्सेल। ठीक है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो इसको आपको एक ही बार चलाना है। एक बार अगर आपने चला दिया तो बार बार इसे नहीं चलाना, वो इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका होता है, आपको फिर बस लोड कराना होता है। लोड कराने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है, तो लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से आपको इसे फिर लोड कराना है। ठीक है, अब मैं ये इसको चला देती हूँ, ये मेरा लोड हो गया है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक रीड एक्सेल का ही एक फंक्शन होता है, रीड एक्सेल। उसकी हेल्प से आपको ना अपना जो फाइल है वो इस आर के इंटरफेस में लोड कराना है। ठीक है, अब ये फाइल का आपको पाथ डालना है, पूरा पाथ डालना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ डालना है। ठीक है, अब देखो ये पाथ आपको कैसे मिलेगा, तो जो भी आपकी फाइल है ना, वहां पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको पाथ मिल जाएगा। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आप सबको होने वाली है वो ये है कि जब आप पाथ कॉपी करोगे ना, तो ये वाले जो सिंबल है ना, ये वाला जो सिंबल है, ये इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सारे सिंबल इरेज करके दोबारा इस तरीके से लगाने हैं, वरना आपकी बार बार एरर आती रहेगी। एक बार आपने एक्सेल फाइल लोड करा दी, फिर आप अपने एक्सेल फाइल के डेटा पे काम कर सकते हो। बट यहाँ पे भी ना एक छोटी सी दिक्कत है। अब मैं तो थोड़ी ना आलसी किस्म की हूँ, तो मैंने ना अपनी एक्सेल फाइल पे इतना सारा डेटा मुझे खुद से लिखना पड़ता, करना पड़ता, वो मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या है कि जब आप प्रैक्टिकल में भी जाओगे ना, तो आप अपनी एक्सेल फाइल बनाओगे थोड़ी वहां बैठ के। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आर में ना ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं डेटा सेट पे आपके जो जितने भी आपके टीचर वगैरह हैं, वो आपको इन्हीं डेटा सेट पे काम कराएंगे। अब ये डेटा सेट ऐसे फंक्शन करके आप पूरे डेटा सेट देख सकते हो जो आर में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। मोस्टली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलते हैं वो है कार्स या फिर एरिक्स। आज हम काम करने वाले हैं एरिक्स डेटा सेट पे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को तो पता नहीं इस डेटा सेट में क्या क्या होता है एरिक्स डेटा सेट में, तो मैं क्या करूंगी, हेड फंक्शन को यूज करके इस डेटा सेट को एक बार देख लूंगी कि इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने हेड फंक्शन लगाया। ठीक है, व्हाट हैपन, व्हाट्स द इशू, डेटा सेट, ओके, ये पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे मुझे बस इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरे जो डेटा सेट का थोड़ा सा ऊपर का हेडिंग था वो मेरे को मिल गया है। तो इसके अंदर सेपल लेंथ, सेपल ब्रेथ, पेटल लेंथ, पेटल ब्रेथ और स्पीसीज का पूरा डेटा दे रखा है। अब इसका स्ट्रक्चर भी समझना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ STR और अपने डेटा सेट का नाम आपको इस तरीके से लिख देना। ठीक है, इस डेटा सेट का जब आप इस तरीके से नाम लिखोगे, इस फंक्शन को आपको लोड कराना है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख गया। देखो, 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल्स हैं, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको दिख रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को डायरेक्टली ग्राफ बनाने, तो चलते हैं ग्राफ पे। अगर आपने थियोरेटिकल वीडियो ध्यान से देखी है तो सबसे पहला ग्राफ जो हमें सीखना है दैट इज हिस्टोग्राफ, दैट इज हिस्टोग्राफ। अब देखो, हिस्टोग्राफ या कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का यूज करते हैं, और उस लाइब्रेरी का नाम है ggplot2। ठीक है, वैसे तो बहुत और भी लाइब्रेरी हैं जिनकी हेल्प से हम ग्राफ बना सकते हैं, बट आपके सिलेबस में ggplot2 लाइब्रेरी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वही आपको कराने वाली हूँ, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी वही आएगा। अब ggplot लाइब्रेरी को सबसे पहले आपको इंस्टॉल कराना होगा इस तरीके से कमांड लिख के। ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड लिख के आपको दिखा देती हूँ, बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे दोबारा रन नहीं करूंगी, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना इसको आपको सिर्फ एक ही बार अपने सिस्टम में रन करना है, बार बार रन मत करना।
तो इंस्टॉल पैकेज ggplot आपको इंस्टॉल कराना है। देन विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन मैं इस ggplot को यहाँ पे लोड कर लेती हूँ। ठीक है, ggplot टू लाइब्रेरी फंक्शन मैं इसे लोड कर लेती हूँ। तो अब ggplot लाइब्रेरी मेरे इंटरफेस में लोड हो चुकी है। तो अब हिस्टोग्राफ बनाने की ना शुरुआत करते हैं। देखो, हिस्टोग्राफ बनाने की शुरुआत में हमें सबसे पहले ना क्या करना पड़ेगा, हमें ggplot को इनिशिएट करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे ggplot। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमारा डेटा सेट क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम एरिक्स डेटा सेट पे काम करने वाले हैं, तो हमने अपने डेटा सेट का नाम लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर हमें एक फंक्शन लिखना है दैट इज AES। अब इस फंक्शन का काम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ना हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी कौन सी एक्सिस पे कौन सा डेटा शो होगा। जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ कि मेरी एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ का डेटा शो होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस का लगाना है सिंबल, एंटर करना है, एंड देन अब हम जो मेन हिस्टोग्राफ की डेफिनेशन है, सारे कंपोनेंट्स है, वो डिफाइन करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने बस इसे इतना बताया है कि हमारी एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए और कौन सा डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं, बस इतना। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जियोम हिस्टोग्राफ। जियोम हिस्टोग्राफ ये वाला फंक्शन है ggplot का, जिसकी हेल्प से हम हिस्टोग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं, जैसे ब्रिन की वृत्त पूछी गई है, एंड देन उसके बाद अलग अलग चीजें यहाँ पे पूछ रखी है। तो सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूंगी, मैं अपनी बिन की वृत्त डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो आई विल राइट बिन वृत्त इज इक्वल्स टू 0.3। मैंने यहाँ पे जो वृत्त है वो डिफाइन कर दी है 0.3। देन उसके बाद मुझे क्या करना है कि फिल डिफाइन करना है। अब ये फिल फंक्शन क्या होता है, देखो फिल फंक्शन में हम कलर देते हैं। कौन सा कलर, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो हिस्टोग्राफ होता है उसमें ऐसे कॉलम्स बन के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिन्स होती हैं। आई होप आप सबने थ्योरेटिकल वीडियो देख रखी है। ठीक है, तो उन कॉलम्स का कलर क्या होगा मुझे वो डिफाइन करना है। तो मैं कॉलम्स का जो कलर है वो ले लेती हूँ यहाँ पे ब्लू। मैं चाहती हूँ कि वो जो कॉलम्स हो वो ब्लू कलर के हों। देन उसके बाद कलर फंक्शन का यूज करूंगी। अब इस कलर फंक्शन का क्या है, देखो आउटलाइन किस कलर से होगी वो भी तो डिफाइन करना है ना। तो जो दूसरे कलर फंक्शन है वो ले लेती हूँ, क्योंकि ब्लू डार्क हो जाएगा तो एक लाइट शेड ले लेते हैं, व्हाइट कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद मैंने पूरा कलर वगैरह सब डिफाइन कर दिया। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें लेबल्स डिफाइन करने हैं। अब लेबल्स डिफाइन करने के लिए हम अलग से लिखेंगे LABS। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स डिफाइन होते हैं। सबसे पहले कि हमारे हिस्टोग्राफ का टाइटल क्या होगा, तो हमारे हिस्टोग्राफ का टाइटल होगा हिस्टोग्राफ ऑफ सेपल लेंथ। ठीक है, ये मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया, हिस्टोग्राफ ऑफ सेपल लेंथ। इसके बाद एक्स एक्सिस पे भी तो मुझे कोई लेबल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम वो भी डिफाइन कर देते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेबल लिखने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लेबल लिखेंगे दैट इज सेपल लेंथ। ठीक है, देन उसके बाद वाई एक्सिस पे हम क्या लेबल लिखेंगे वो भी लिख लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम लेबल लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना होने के बाद हमारा जो ये पूरा फंक्शन है वो हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो जैसे ही मैंने फंक्शन रन किया, यहाँ पे इस साइड में आपका पूरा ग्राफ बन के आ गया है। टाइटल आ गया है हिस्टोग्राफ ऑफ सेपल लेंथ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सेपल लेंथ आपको दिख रहा होगा, और ये बिन्स का कलर आपको दिख रहा होगा ब्लू, और व्हाइट से यहाँ पे इसकी आउटलाइन हो रखी है। तो इस तरीके से आपका हिस्टोग्राफ बनता है। आई होप आपको इतनी चीज समझ आई है। ठीक है, अपने नेक्स्ट ग्राफ पे हमारा नेक्स्ट ग्राफ है बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ को बनाते हैं किस तरीके से वो देखते हैं। देखो हमें स्टार्टिंग तो ना वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले की थी। हमें ggplot से स्टार्ट करना है, हमें अपना डेटा सेट डिफाइन करना है जो कि एरिक्स है। देन उसके बाद हमें अपनी जो एक्सेस है वो बतानी है कि हमारी एक्स एक्सेस क्या होगी। तो इस बार हम जो एक्स एक्सेस है ना उस पे अपनी स्पीसीज ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो डिफाइन कर दी। नाउ हमें प्लस का साइन लगाना है, और यहां से हमारा कोड थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले जहां पे हमने जियोम हिस्टोग्राफ यूज किया था ना, इस बार हम यूज करेंगे जियोम बार। ठीक है, जियोम बार हमारा इस बार का फंक्शन है फॉर क्रिएटिंग अ बार ग्राफ।
अब यहाँ पे हम सारा डेटा डिफाइन करना शुरू करेंगे। लाइक हमें कलर कौन सा चाहिए, तो हमें जो कलर चाहिए दैट इज कोरल। हम कोरल कलर से अपना डेटा बना रहे हैं, ठीक है। कोरल कलर, यहाँ पे इसको ध्यान रखना ये इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए आपका कलर जो भी आप डिफाइन करो। देन उसके बाद हमें डिफाइन करना है कलर। कलर, तो कौन सा कलर लेना है, तो दैट इज ब्लैक। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर यहाँ पे मैंने ले लिया, डिफाइन कर लिया है। नाउ कलर डिफाइन होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको बंद कर देते हैं पहले। देन उसके बाद मुझे लेबल्स डिफाइन करनी है, एंड लेबल्स डिफाइन करने के लिए लैब्स का यूज करना पड़ेगा, लैब्स फंक्शन का। तो लैब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टाइटल डिफाइन करेंगे जैसे हमने पहले किया था हिस्टोग्राफ में, ठीक है। इक्वल्स टू एंड टाइटल। टाइटल इस बार हम क्या रखने वाले हैं, काउंट ऑफ एरिक्स स्पीसीज। हम एरिक्स स्पीसीज को काउंट करने वाले हैं। नाउ एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा वो हम डिफाइन करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमें लिखना है स्पीसीज, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा, तो वाई एक्सिस पे हमें लिखना है काउंट। इतना डिफाइन होने के बाद अब हमें इसको रन करना है। इसको रन करके देखते हैं। कुछ एरर आ गया, देखते हैं एरर क्या है। स्पीसीज नॉट फाउंड, स्पीसीज नॉट फाउंड, क्या हुआ, डेटा लोड नहीं हुआ क्या, कुछ गलत हो गया है। लेट्स सी स्पीसीज, ओके। सो इशू इज दैट कि यहाँ पे ये कैपिटल लेटर था, ठीक है, एस कैपिटल था और मैंने इसे स्मॉल में लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गई है। इसको दोबारा चलाते हैं। यहाँ पे बार ग्राफ बन गया, देखो आप देख सकते हो कि पूरा बार ग्राफ यहाँ पे बन के आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैम शायद ये बार ग्राफ गलत है, क्यों, क्योंकि सारे ही जो कॉलम है वो इक्वल हैं, बट इस डेटा सेट में जितने भी कॉलम है स्पीसीज के उन सबका काउंट अप्रोक्स 50 ही है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। और एग्जाम में भी अगर आप एरिक्स डेटा यूज करते हो और मेरी तरह ग्राफ बनाते हो और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सही कर रहे हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्राफ है बॉक्स प्लॉट। तो देखो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए बिना हमें स्टार्टिंग सेम ही करनी पड़ेगी, जी प्लॉट लिखना है हमें। उसके बाद हमें अपना डेटा सेट डिफाइन करना है, ठीक है। हम अपना डेटा सेट डिफाइन कर लेंगे। देन उसके बाद हमें एक्सेस डिफाइन करनी है कि क्या क्या एक्सेस हमें लेनी है। तो यहाँ पे हम ना एक्स एक्सेस ले रहे हैं इस बार, एक्स एक्सेस इज स्पीसीज, ठीक है। देन हमारी जो वाई एक्सेस है वो क्या है हमारी इस बार, दैट इज सेपल लेंथ। सेपल लेंथ करके हम अपनी वाई एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम प्लस करेंगे और बाकी की चीजें डिफाइन करेंगे। तो देखो इसको बनाने के लिए ना हमारा जो फंक्शन है दैट इज जियोम बॉक्स प्लॉट। जियोम बॉक्स प्लॉट, ये फंक्शन हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे। लाइक सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फिल। तो इस बार हमें फिल चाहिए लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी कलर लिख सकते हो, कितने भी वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हो, जो भी मन करे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले है टाइटल। टाइटल इस बार हम क्या रखने वाले हैं, टाइटल अपने ग्राफ का दैट इज बॉक्स प्लॉट ऑफ सेपल लेंथ। बॉक्स प्लॉट ऑफ सेपल लेंथ बाय स्पीसीज, ठीक है। टाइटल आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने पूरा टाइटल ढंग से डिफाइन करा है, क्योंकि देखो अगर पूरा आप चार्ट बना रहे हो तो ढंग से बनाओ, टाइटल वगैरह भी अच्छे से डिफाइन करो। बट अगर आपको जल्दी है एग्जाम में तो आप छोटा सा टाइटल भी रख के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बहुत लंबा टाइटल रखना है। देन उसके बाद आपको एक्स एक्सिस का लेबल डिफाइन करना है। तो एक्स एक्सिस का लेबल है मेरा स्पीसीज, और देन उसके बाद आपको वाई एक्सिस का लेबल डिफाइन करना है, और वाई एक्सिस का लेबल इस बार मैंने लिया है सेपल लेंथ, ठीक है। इतना होने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। देखो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट कराया यहाँ पे पूरा बन के आ गया है, सेपल लेंथ, स्पीसीज और डिफरेंट डिफरेंट पूरा बॉक्स प्लॉट बन के आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज करा सकती हूँ। लाइक इफ आई वांट टू चेंज इट टू द पिंक, तो यहाँ पे देखो बस इतना मुझे करना है, फिल चेंज कर दिया मैंने एंड यहाँ पे ये पिंक में आ गया। तो इस तरीके से आपका बॉक्स प्लॉट बनता है। अगर आपने अभी तक ये 3 ग्राफ देखे हैं ध्यान से तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बहुत ही माइनर सा चेंज है। अगर आपने थ्योरी वाली जो वीडियो है वो ध्यान से देखी है तो बस जो कंपोनेंट है वो ग्राफ में अलग अलग हैं, बस उतने ही कंपोनेंट एक्स्ट्रा डिफाइन करने हैं। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस डिफाइन करना बहुत जरूरी था, तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी ऐड करा है। बस इसी तरीके से हमें बाकी ग्राफ भी बनाने हैं।
सो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्राफ पे, दैट इज लाइन ग्राफ। तो देखो लाइन ग्राफ में ना आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक लाइन बनानी है या कंपैरिजन करना है तो दो लाइन बनानी है। यहाँ पे मैं आपको हार्ड वाला वर्जन सिखा रही हूँ जिसमें हम दो लाइन बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको ना बताऊंगी भी कि अगर आपको सिर्फ एक लाइन बनानी है, दो लाइन नहीं बनानी, तो वो कैसे बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको वही डिफाइन करना है, जीजी प्लॉट। यहाँ पे आपको अपना डेटा सेट डिफाइन करना है, दैट इज एरिक्स। आई होप ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा। उसके बाद आपको डिफाइन करनी है एक्सेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, देखो मुझे दो लाइन बनानी है तो मैं ना यहाँ पे दो एक्स एक्सेस पे भी डिफाइन करूंगी और बाई एक्सेस पे भी डिफाइन करूंगी। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन बनानी है तो आप सिर्फ एक एक्सेस पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक्स एक्सेस पे चाहिए सेपल डॉट लेंथ, ठीक है। एंड मेरे को वाई एक्सेस पे चाहिए पेटल डॉट लेंथ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ सेपल डॉट लेंथ चाहिए तो आप वाई एक्सेस को डिफाइन मत करना, आप ये वाली चीज मत लिखना, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगी प्लस का साइन एंड यहां से हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो शुरू हो जाएगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है लाइन ग्राफ का, दैट इज जी ऑन लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें डिफाइन करना है कलर। अब यहाँ पे मैंने फिल क्यों नहीं डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम थोड़ी है, जैसे यहाँ पे कॉलम थे इस वाले ग्राफ में, ठीक है। कॉलम ग्राफ में, बार ग्राफ में कॉलम थे तो हमें फिल डिफाइन करना था। बट यहाँ पे लाइन में तो सिर्फ कलर ही होता है, फिल थोड़ी होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे कलर डिफाइन करना है। बस इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल है। अब मैं ना लाइन जो है, कलर जो है वो ले रही हूँ ब्लू। कलर मैंने लिया है ब्लू, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे ऐड करने हैं लेबल्स, LABS लेबल्स। और यहाँ पे मेरा जो पहला लेबल है दैट इज टाइटल। तो टाइटल इस बार मेरा रहने वाला है सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ, ठीक है। देन उसके बाद मुझे एक्स एक्सिस का कंपोनेंट डिफाइन करना है। तो एक्स एक्सिस पे मेरा शो होगा सेपल लेंथ और वाई एक्सिस पे मेरा शो होगा पेटल लेंथ, पेटल लेंथ, ठीक है। लियन GTH, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपको इसे इन्वर्टेड कॉमा में डालना है वरना आपका एरर शो करेगा। इतना होने के बाद अभी बस मुझे करना है एंटर और यहाँ पे देखो ये बन के आ गया है। नेक्स्ट ग्राफ पे जो कि है लाइन ग्राफ। सो लाइन ग्राफ को बनाने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जीजी प्लॉट से। आई होप ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं। हमें डेटा सेट डिफाइन करना पड़ेगा, देन हमें अपनी एक्सेस डिफाइन करनी है। तो मेरे को एक्स एक्सेस पे चाहिए सेपल लेंथ, ठीक है। एक्स एक्सेस पे मेरे को जो डेटा चाहिए दैट इज सेपल लेंथ एंड वाई एक्सेस पे जो मेरे को डेटा चाहिए दैट इज पेटल लेंथ, ठीक है। यहां तक डिफाइन होने के बाद मुझे अब मेन फंक्शन शुरू करना है। अब यहाँ से सारी चीजें चेंजेस है, जैसे कि पहले वाले में हमने क्या किया था, इसमें जियोम बॉक्स प्लॉट किया था। तो इस बार लाइन बनाने के लिए, लाइन ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा फंक्शन है दैट इज जियोम लाइन। तो हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना है कलर। अब यहाँ पे मैं फिल क्यों नहीं डिफाइन कर रही, देखो लाइन में कोई भी ऐसी जगह नहीं होती, ऐसा कोई कॉलम नहीं होता जिसे फिल करना होता है। बार ग्राफ में कॉलम होता है तो हम उस पर फिल लगा देते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो हम सिर्फ कलर यूज करेंगे। कौन से कलर से हम बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं लाइट ब्लू कलर से, ठीक है। लाइट ब्लू कलर से हम इसको बनाना चाहते हैं कलर, ठीक है। कलर डिफाइन करने के अलावा यहाँ पे कुछ और है नहीं जिसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। बस अब हम लेबल्स पे चलते हैं। लेबल्स में हमारा सबसे पहले टाइटल आता है, जैसे पहले भी आया था। इस बार हमारे ग्राफ का टाइटल होने वाला है लाइन ग्राफ सेपल लेंथ, लाइन ग्राफ सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ, ठीक है। ये टाइटल हो गया। अब एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो हमारा लेवल होगा, लेबल होगा दैट इज सेपल लेंथ, ओके। और वाई एक्सिस पे जो लेवल होगा दैट विल बी पेटल लेंथ, ओके। इतना डिफाइन होने के बाद हमें एंटर दबाना है और हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ। यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ। लेट चेंज इट टू रेड ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब आई होप आपको ये पूरा विजिबल हो रहा होगा। देखो अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा जिगजैग है एंड का आपने शायद गलत कर दिया है। सो गाइस आपने गलत नहीं किया है। जो एरिक्स डेटा सेट है उसका जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू ही ऐसी है, इस वजह से ऐसा जिगजैग आ रहा है। ये गलत कुछ नहीं है, ये सही है।
तो एग्जाम में परेशान होने मत बैठ जाना, क्योंकि बच्चे सोचते समझते नहीं है, बस परेशान होने लगते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। सो अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ है स्कैटर प्लॉट। देखो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें शुरुआत बिल्कुल सेम ही करनी है जैसी हम करते हैं। जीजी प्लॉट से हमें शुरू करना है, अपना डेटा सेट डिफाइन करना है, देन उसके बाद हमें एक्सेस डिफाइन करनी है। तो मैंने ना सिंपल रखने के लिए जो पहले एक्सेस थी ना, लाइक इस वाले ग्राफ में जो एक्सेस थी, नीचे वाले ग्राफ में भी मैं सेम ही ले रही हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको डेटा सेट में बस चीजें समझ आए, बिकॉज मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको ढंग से चीजें समझ आ जाए। इसे करने के बाद मैं ना प्लस का एंटर करूंगी, एंड देन यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन है वो शुरू होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें जो फंक्शन लगेगा दैट इज जियोम पॉइंटर। स्कैटर प्लॉट में कौन सा फंक्शन लगता है, दैट इज जियोम पॉइंटर, इसको याद रखना। अब यहाँ पे हम कलर डिफाइन करेंगे। देखो आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी चीजें मुझे याद रखने में नहीं हो रहा है, तो आप कलर ना भी डिफाइन करो तो भी चलेगा, ठीक है। बट अच्छा है, अपनी मर्जी का कलर आपको दिखेगा ग्राफ में तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ सिंपल ब्लू कलर। देन उसके बाद यहाँ पे आपको साइज डिफाइन करना है। आई होप आप सबने थ्योरेटिकल वीडियो देखी है, आपको पता है कि स्कैटर प्लॉट के अंदर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ नाम भी इसका पॉइंटर है। तो हमें उन पॉइंट्स का ना नाम भी साइज जो है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं साइज जो है वो 3 ले रही हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें डिफाइन करने हैं लेबल्स। तो सबसे पहला जो लेबल आता है दैट इज टाइटल। सो टाइटल हमारा रहेगा इस ग्राफ का। इस ग्राफ का हम टाइटल इस बार दे रहे हैं दैट इज सेम दे रहे हैं जो ऊपर था, सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ, ठीक है, सेपल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ। सो इशू ये हुआ है कि यहाँ पे इसका जो फंक्शन है दैट इज जियोम पॉइंट, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है गाइस, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि पूरा ये बन के आ गया है। बट यहाँ पे पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो हमने जो चीजें प्लॉट करी हैं उसमें सारी स्पीसीज का कलर ना सेम ही है, तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक स्पीसीज को एक अलग कलर दे सकते हैं। चलो वो देखते हैं वो कैसे होता है। अब देखो हर स्पीसीज को डिफरेंट कलर असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये वाला जो हमारा डिफाइनेशन फंक्शन है ना, इसके अंदर हमें जाना है, यहाँ लिखना है कलर इज इक्वल्स टू, और हमें यहाँ पे डाल देना है स्पीसीज, ठीक है। बट ध्यान रखना कि ये करने के बाद आपने ये जो अलग से कलर डिफाइन किया था ना, इसको हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है वो नीचे आके ओवर डिफाइन हो जाएगा और आपका जो कलर है वो ब्लू ही रहेगा। अब इतना करने के बाद मैं एंटर करती हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर स्पीसीज को अलग कलर असाइन कर दिया है, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है एज कम्पेयर टू पिछले वाला। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। आगे आपका जो ये सिलेबस है इसके अंदर आपको सीखना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो जो मेन मेजर है दैट इज मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, दोबारा तो नहीं बताऊंगी। बट अब यहाँ पे मैं ये सिखाने वाली हूँ कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने आपको जो पहला वाला प्रैक्टिकल था ना यूनिट थर्ड का, उसमें भी बताया था कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एक बड़े डेटा सेट का मीन और मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। सो आई एम हियर टेकिंग मीन ऑफ सेपल। मुझे सेपल का मीन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीन फंक्शन लिखूंगी, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा सेट लिखूंगी एरिक्स। अब एरिक्स डेटा सेट में भी देखो यहाँ पे खुल के आ गया है, मुझे क्या चाहिए, मेरे को सेपल की लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगी, एंड देन उसके बाद मुझे जो भी चाहिए उसको सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। इतना होने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड देन उसके बाद मैं लिखूंगी मीन सेपल, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया और मेरी यहाँ पे मीन निकल के आ गई है। अगर मुझे मान लो किसी और की मीन निकालनी है, मतलब कोई और मीन कैलकुलेट करना है सेप्पल की, किसी एरिक्स की, किसी और चीज का, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, फिर से एरिक्स लिखने के बाद डॉलर साइन लगाओ। मैं यहाँ पेटल की लेंथ का मीन कैलकुलेट कर सकती हूँ, एंड इसको फिर कॉल करके मीन सेप्पल, और यहाँ पे ये मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मीन कैलकुलेट होता है। अब ना देखते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है। सो मुझे मीडियन निकालना है,
एंड मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगी इस बार पेटल का। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन फंक्शन डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अब मीडियन किसका निकालना है? एरिक्स के पेटल लेंथ का। पेटल लेंथ का, तो मैंने पेटल लेंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, एंटर कर दिया। देन उसके बाद ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था मीडियन पेटल, इसको मैंने लिख लिया है, एंटर किया। कुछ इश्यू आ गया है, ओके, यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया है। ठीक है, अब आ जाएगा, एंटर किया, और यहाँ पे मीडियन हमारी कैलकुलेट होके आ गई है। तो इस तरीके से आप मीन और मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं मोड कैलकुलेशन पे। देखो, मोड कैलकुलेट करने का कोई भी डायरेक्ट फंक्शन आर के अंदर नहीं है, आपको खुद से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल फंक्शन यहाँ बताने वाली हूँ। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो ध्यान से समझना। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं टीचर्स की, मीडियन और मीन का तो डायरेक्ट फंक्शन है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो मोड ही दे देते हैं बच्चों को ये चेक करने के लिए कि ढंग से कुछ पढ़ा भी है या नहीं। तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे यार ऊपर का तो पढ़ ही लिया, मोड छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना। अब मैं तुम्हें बहुत इजीली सिखाने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, खुद से फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रख रही हूँ गेट मोड। मुझे मोड चाहिए, तो गेट मोड फंक्शन का मैंने नाम रख दिया। करता है, तो यहाँ पे मैंने पूरा मोड का फंक्शन लिख लिया है। ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है गेट मोड से, मतलब मैंने इसका नाम रखा है इस फंक्शन का गेट मोड, क्योंकि मुझे मोड चाहिए। अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है फंक्शन। जो भी वैल्यू दी जाएगी वो दी जाएगी आर में, देन यहाँ से फंक्शन की बॉडी शुरू होती है। सबसे पहले मैंने फंक्शन यूज किया है यहाँ पे यूनिक। यूनिक क्या करेगा, देखो जैसे मैंने ये पूरी वैल्यू दी है, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर से ये सारी यूनिक वैल्यू निकालेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 यूनिक वैल्यू यहाँ पे लिख देगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मैच करा जाएगा। क्या मैच करा जाएगा, आर की जितनी वैल्यू आई है, आर मतलब ये जितनी वैल्यू आई है, एंड जो यूनिक में वैल्यू उसने दी है, तो ये मैच करेगा कि कौन कौन सी वैल्यू किसकी तरह दिखती है। उसके बाद इन्हें ये टेबल की फॉर्म में लिख देगा। मतलब ये लिखेगा कि 1 कितनी बार अपेयर हुआ है, 2 कितनी बार हुआ है, 4 कितनी बार अपेयर हुआ है। देन उसके बाद विच डॉट मैक्स फंक्शन का यूज करके ये डे डिटरमाइन करेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, और वही वाला आंसर हमें मोड में मिल जाएगा। अब इस फंक्शन को एक बार रन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं एंड गेट मोड फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पे देखो 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हमारा मोड यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है गाइस, इस फंक्शन को लिखते हुए सबसे जरूरी जो आपको याद रखना है वो है विच मैक्स फंक्शन, टेबुलेट, मैच एंड यूनिक, ये 4। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके ब्रैकेट्स है इनका ध्यान रखना कि ये पहले कर्ली ब्रैकेट लगेगा, फिर उसके बाद आपका ये वाला ब्रैकेट लगेगा, एंड देन राउंड ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट है मीजर ऑफ डिस्पर्जन। देखो हम ना ये सारे मीजर ऑफ डिस्पर्जन सीखने वाले हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड द गुड न्यूज इज इनके डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सारे फंक्शन हैं, बस आपको सिंपल तरीके से लगाना है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी रेंज। ठीक है, रेंज एरिक्स, एरिक्स की रेंज मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एरिक्स का अपना डेटा सेट डिफाइन करना है, और उसमें से भी मेरे को किसकी रेंज चाहिए, तो मेरे को सेपल विड्थ की रेंज चाहिए। मैं ये लिखूंगी, एंटर करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं इस फंक्शन को जो मैंने पूरा वेरिएबल में डाला था इसको कॉल कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे को एरिक्स में जो सेपल विड्थ है उसकी पूरी रेंज मिल गई है। इसी तरीके से अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस एरिक्स। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए वेर फंक्शन का यूज किया जाता है। वेर लिखेंगे, देन हम अपने डेटा सेट का नाम लिखेंगे, और मुझे किसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो मुझे पेटल लेंथ का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ये लिखने के बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, और अपना जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया था उसको मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है, वेरिएंस एरर। तो ये मेरा पूरा वेरिएंस निकल के आ गया है। देन उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका नाम थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि फिर कॉल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। एस टी वी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन है दैट इज एस डी। एस डी लिखेंगे, अपने डेटा सेट को डिफाइन करेंगे जिसका भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, लाइक मेरे को चाहिए पेटल विड्थ का, वो लिखेंगे, और फिर अपने वेरिएबल को कॉल करा लेंगे, और हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज पे। सो इंटर क्वार्टाइल, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट करने का जो फंक्शन है दैट इज आई क्यू आर, और याद रखना ये कैपिटल में है IQR, ठीक है। आई गेस कुछ गड़बड़ हुई है, लेट मी राइट अगेन IQR, हाँ कैपिटल में ही है IQR, आपको इसको लिखना है। देन उसके बाद फिर से अपना डेटा सेट डिफाइन करो एंड डॉलर साइन लगा के जिसका भी आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो डिफाइन कर दो, एंटर करो और अपने वेरिएबल को फिर से कॉल कर लो इंटर क्वार्टाइल, ठीक है। मैं अपने वेरिएबल को कॉल कर लेती हूँ और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो देखो, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा कोवेरिएंस, कोरिलेशन एंड आर स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। बट द गुड न्यूज इज आपको इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है। जैसे आपने अभी मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करे हैं वैसे ही आप इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हो। तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, बस उसको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज COV हमें यूज करना है। अब आपको याद रखना है कि ये जो कोवेरिएंस है या कोरिलेशन है वो रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेने हैं। अब मैं यहाँ पहला वेरिएबल ले रही हूँ एरिक्स सेपल लेंथ, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ एरिक्स पेटल लेंथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं, इसको एंटर कर देंगे एंड देन अपना जो भी मैंने डिफाइन किया था वेरिएबल कोवेरिएंस उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कोवेरिएंस कैलकुलेट होके आ गया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आगे चलते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसको CORR। तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है दैट इज COR। अब यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल ही डिफाइन करने हैं। सो हमारा पहला वेरिएबल है एरिक्स सेपल, एरिक्स, एरिक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है गाइस, दैट इज एरिक्स सेपल डॉट लेंथ, ठीक है। एंड दूसरा ले लेते हैं एरिक्स सेपल ब्रेथ, ठीक है, ये ले लिया हमने और हम यहाँ पे कर देंगे एंटर और फिर इसको हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरिलेशन हमारा आ गया है। अब देखो मैं एक बार ना इस फॉर्मूले को आपको लिख के दिखाती हूँ। जब मैंने ये यहाँ पे लिखा था, फिर से लिखती हूँ, ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर ना मेथड्स आ रहे हैं कई तरीके, पियर्सन, कैंडल एंड स्पेसमैन। अगर आपने स्टार्ट पढ़ा है ध्यान से तो आपको पता होगा कि कोरिलेशन एज वेल एज कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेथड एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे एंटर कॉमा लगा के अपना मेथड भी डिफाइन करना है। मेथड इज इक्वल्स टू, आपको जो भी मेथड आपको यहाँ लेना है आप वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेथड आ रहे थे ना अभी, इन मेथड्स में से आप कोई सा भी एक मेथड्स ले सकते हो, पियर्सन ले सकते हो, स्पेसमैन ले सकते हो, पियर्सन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एंड सेम विद द कोवेरिएंस, अगर आपको कोवेरिएंस में लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे भी मेथड्स आ रहे हैं तो आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे ले सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, वैसे स्पेसिफिकली कभी भी मेथड पूछे नहीं जाते बट क्या पता ड्यू है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये ना ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही स्क्वायर होता है। मतलब अगर मेरे को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, CORR को ही स्क्वायर कर देना होगा। बस इसको मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है एंड मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी, सो मेरा यहाँ पे आंसर कैलकुलेट होके आ गया है। तो आपको क्या करना होता है, बट इसका स्क्वायर कर देना होता है, दैट्स इट, कुछ अलग से इसमें नहीं करना होता। इसी के साथ आपका पूरा प्रैक्टिकल 4 होता है खत्म। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको और बिजनेस एनालिटिक्स की ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए जिसमें मैंने पूरा का पूरा कोड आपको लिख के बताया है, सारी चीजें समझाई है, तो ये भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू।